पहले दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन था किसी का कि इफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन इज नॉट गुड suppressing the internal malady, then why we allow the patient to apply coconut oil in some cases of dermatology, example dryness and eruptions. डिफरेंस है, हम आगे करेंगे एफोरिज्म भी उसके ऊपर। एन एजेंट हैविंग अ मेडिसिनल वैल्यू और एक ऐसा एजेंट जिसमें मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक, जो जिन चीजों में मेडिसिनल वैल्यू है जब उसकी हम एप्लीकेशन करते हैं, एक अराउंड आई थिंक 197 198 के अराउंड एफोरिज्म है इसी के बारे में, वो जो है उसमें टेंडेंसी है उस चीज को दूर कर देने की। ठीक है ना, उसमें एक टेंडेंसी है उस चीज को मूव कर देने की, उस चीज को आगे भेज देने की, उस चीज को छुपा देने की, या उस चीज का रूप बदल के उसको कहीं और लेके जाने की। बट व्हेन वी टॉक अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द ऑयल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली कोकोनट ऑयल। ठीक है, कोकोनट ऑयल में अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी को किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहीं रहता है, वहां पे डैम्पनेस है घर में, और उस डैम्पनेस से उसको प्रॉब्लम है, उसको सांस की तकलीफ हो जाती है, उसको छींकें आ जाती हैं, उसकी चेस्ट कंजेशन हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं भाई थोड़ी देर के लिए तू अपना जगह बदल ले। दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट नहीं है मैं बोलूंगा। ठीक है ना, हमने सिर्फ उसको बोला कि अपनी जगह बदल ले। दिस इज मोर ऑफ अ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का पार्ट आ जाता है कि मीनवाइल हम तुम्हें दवाई देते हैं जिससे आपकी सेंसिटिविटी टू टेम्परेचर खत्म करेंगे। वो जो एक ससेप्टिबिलिटी है, सेंसिटिविटी है आपकी किसी मौसम को लेके, किसी चीज को लेके, तो उसको हम मेडिसिन के साथ खत्म करेंगे। लेकिन मीनवाइल जितनी देर मेडिसिन एक्ट प्रॉपरली आपके ऊपर कर नहीं जाती, तब तक आप अपनी थोड़ी सी दिनों के लिए जगह बदल। ठीक है ना, अगर किसी को सर्दियों में घुटनों में दर्द हो जाता है ठंड लगने से, तो हम उसको एडवाइस करते हैं सर्दियों में थोड़ा ध्यान रखना गर्म सर्द होने का, तो गर्म पानी से नहा के एकदम ठंडी हवा में मत चले जाना, उसको एडवाइस करते हैं जिसको तकलीफ है, एक काइंड ऑफ मैनेजमेंट। सो सिमिलरली कोकोनट ऑयल, उसने करना कुछ नहीं है, इट इज नॉट नाइदर गोइंग टू क्योर नाइदर गोइंग टू डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो उस पार्ट में हल्की सी जो ड्राइनेस है उसको रिकवर करवा देता है। बट इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी एनाटॉमिकल और एनी पोटेंशियल चेंजेस इन द स्किन, उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि किसी भी तरह के पोटेंशियल या ऐसी चीजों को, ठीक है ना, तो इसलिए जो ये कोकोनट ऑयल की एप्लीकेशन हम लोग हल्की फुल्की सी बोल देते हैं, ठीक है ना, और वो भी जहाँ पे हमें लगे भी ड्राइनेस से दिक्कत होती है ज्यादा, वहां पे जस्ट टू मैनेज इट फॉर सम टाइम, जब तक हमारी मेडिसिन काम नहीं करती। ठीक है ना, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी रेमेडियल एजेंट। तो ये जो मैनेजमेंट का पार्ट है इतना सा, जैसे हम बाकी की केसेस में भी करते हैं, वो हम कह देते हैं उनको। लेकिन वो नहीं कि भी एलोवेरा लगा लो जी, एलोवेरा में अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, या कोई और ऑयल है या कोई कैम्फ, उनमें अपनी मेडिसिन प्रॉपर्टीज हैं विच कैन चेंज और डैमेज द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द स्किन, वो हमेशा के लिए उसको डैमेज कर सकती हैं। ठीक है ना, तो पहली चीज ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक, डॉक्टर विभू का क्वेश्चन था, these days there is a trend of skin care routine like applying hyaluronic acid and vitamin C on the face. During treatment, I have asked patients to stop it, but some of them have decided to stop taking medicine but won't stop putting these chemicals on themselves. Does this affect cure or is it okay for them to put it on their face? अब इसमें दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेंगे। ठीक है, पहली बात है कि यूज ऑफ हाइलोरोनिक एसिड और विटामिन सी और ऐसा कोई ना कोई चीज इन द डेली रूटीन एज अ, जनरली ये बेसिकली हाइलोरोनिक एसिड और जो हमारा विटामिन सी है इसको अप्लाई करते हैं
फॉर रिमूवल ऑफ रिंकल्स को रिमूव करने के लिए। अब थोड़ा समझते हैं कि हाउ दे एक्ट, ये एक्ट कैसे करते हैं। जब आप इसको लगाते हो तो ये सोडियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं उन पर्टिकुलर सेल्स में, एंड बिकॉज ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इनसाइड, वो वाटर एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है। देयर इज रिटेंशन ऑफ वाटर इन दोज सेल्स। इसको एडवर्टाइज ऐसे किया जाता है कि आपके सेल्स जो हैं वो ड्राई हैं, उनमें मॉइस्चर नहीं है, और इस ये जो है ये उसको मॉइस्चराइज्ड रखता है। मॉइस्चराइज नहीं रखता, वो एक्सेसिव या जितनी जरूरत है उससे ज्यादा वाटर एक्यूमुलेट करता है। तो वाटर एक्यूमुलेशन से क्या होता है कि जिन जिन पार्ट्स पे है थोड़ी रिंकल्स हैं, वो थोड़े थोड़े स्वेल कर जाते हैं और रिंकल जो है वहां से चले जाते हैं। तो हम खुश रहते हैं कि हाँ जी हाँ जी देखो स्किन टाइट हो गई। स्किन टाइट तो इसलिए हुई क्योंकि स्वेलिंग हो गई, हल्की हल्की स्वेलिंग हमने प्रोड्यूस कर दी वहां पे, ठीक है ना। सेम इज विद विटामिन सी एप्लीकेशन, सेम इज विद दी विटामिन सी का फिर भी थोड़ा सा कम इफेक्ट होता है, लेकिन हाइलुरोनिक एसिड तो प्रॉपरली करता है। इसको एंटी एजिंग जो क्रीम्स हैं उनमें एक मेन जो है वो यही है। क्या लगता है प्रोलॉन्ग्ड यूज के बाद क्या होगा जब हम इसको बार 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 यूज करी जा रहे हैं? इट बेसिकली अफेक्ट्स दी सोडियम पोटेशियम पंप्स। जो सोडियम पोटेशियम पंप्स हैं हमारे, जो सोडियम पोटेशियम का एक बैलेंस है, उसको खराब करना शुरू कर देता है। अगर आप नेट पे देखोगे हाइलुरोनिक एसिड, कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको, मिलता ही नहीं। इतना इसको प्रोपेगेंडा के अंडर एडवर्टाइज किया जाता है, लेकिन जब हम उसको समझते हैं भी करता क्या है ये, हाउ इट अफेक्ट्स द फिजियोलॉजी, ठीक है ना। तो प्रोलॉन्ग्ड यूज के बाद क्या है कि सोडियम पोटेशियम जो है उसका जो मेटाबॉलिज्म एक बैलेंस है वो खराब होना शुरू हो जाता है। और जब वो खराब होना शुरू हो जाता है तो देयर आर सम नर्वस सिम्टम्स विच स्टार्ट अपीयरिंग। कुछ नर्व्स के सिम्टम जो हैं वो अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट नहीं रिलेट कर पाता भी इसकी वजह से हो सकते हैं, वो कर ही नहीं सकता, कहाँ नर्व्स कहाँ लोकल एप्लीकेशन, ठीक है ना। लेकिन बड़ी बार ये चीज देखी जाती है कि एक्टोडर्म से सीधी जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं न्यूरो एक्टोडर्म की तरफ जानी शुरू हो जाती है। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन कोकोनट ऑयल एंड हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चंस को कंबाइन करके देखें। कोकोनट ऑयल में कोई ऑर्गेनिक चेंज प्रोड्यूस ही नहीं की, उसने कोई ऑर्गेनिक चेंज नहीं प्रोड्यूस की, उसने तो सिर्फ एक ऊपर जैसे लेयर की तरह काम किया, वो भी कुछ समय के लिए, वो भी थोड़ी देर के बाद चला जाता है, ठीक है ना। बट हाइलुरोनिक एसिड इज बेसिकली गोइंग डीप इनसाइड द सेल्स ऑफ द डर्मिस ऑफ द एपिडर्मिस, एंड दे आर बेसिकली काइंड ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर एंड सोडियम, और वहां पे वो स्वेलिंग क्रिएट कर रहे हैं। जब भी हम बात करते हैं स्वेलिंग की, पहला ऑर्गन हमारे दिमाग में कौन सा आता है? पहला ऑर्गन आता है किडनी। स्वेलिंग इज इन रिलेशन टू द किडनीज। और जैसे जैसे ये सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस होगा, नर्व्स अफेक्ट होंगी धीरे धीरे करके। पेशेंट, मेरे पास एक पेशेंट आता था, लेडी थी, प्रोलॉन्ग्ड यूज कर रही थी, एंड शी स्टार्टेड हैविंग सम सिम्टम्स ऑफ नेफ्राइटिस। वो अडीमा उसके पैरों में भी होना शुरू हो गया, अडीमा उसके नीज के अराउंड होना शुरू हो गया। देखो बेचने वालों ने तो बेचना है, पहले आपको एक कम्प्लेक्स डाला जाता है कि आपके मुंह के ऊपर झुर्रियां हैं, झुर्रियां बुरी चीज होती हैं, झुर्रियां बताती हैं कि आप बूढ़े हो रहे हो, आप सुंदर नहीं दिखते झुर्रियों के साथ। पहले तो ये सिखाया जाता है, ये दिमाग में फिट किया जाता है, ठीक है ना। फिर उसका सॉल्यूशन, पहले आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, फिर उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। दिस इज व्हाट इज एडवर्टाइजिंग एंड प्रोपेगेंडा। आपको पहले बताया जाएगा भी मोटा होना बुरी बात है, मोटापा एक बीमारी है, फिर उस मोटापे की राहत के लिए कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा, कोई ना कोई आइडिया बेचा जाएगा।
सो सेम इज विद दिस ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। हर किसी के दिमाग में, खास करके लड़कियों के, फीमेल्स के, सुंदर दिखना है। फिर क्या हो जाएगा सुंदर दिखने से? एक दो तारीफ मिल जाएगी, दो चार लोग बोल देंगे अच्छा ठीक है, फिर क्या, वापस तो घर पे ही आना है, वापस तो उसी शरीर में ही रहना है हमने, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? ठीक है। दूसरा पॉइंट जो मेंशन किया गया क्वेश्चन में, कि पेशेंट्स दे बेसिकली टेंड टू स्टॉप द मेडिसिन रेदर देन स्टॉपिंग दीज थिंग्स। अगेन यहाँ पे एक पेशेंट की मेंटेलिटी को समझिए कि उनको एक काइंड ऑफ ब्रेन वॉश किया गया है। व्हाट इज योर ड्यूटीज? टू गिव देम द राइट एडवाइस। सही एडवाइस दे दीजिए उनको, बता दीजिए ये प्रोलॉन्ग्ड यूज के ये साइड इफेक्ट्स हैं इसके। कोई भी कुछ भी बोलता रहे, कल को जाके आपको नर्वस ट्रबल्स या बाकी की बॉडी में स्वेलिंग्स आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक ये प्रोसेस है जो मैंने आपको सारा बताया। बताइए वो पेशेंट को, चला भी जाता है पेशेंट, जाने दो, नहीं हटता लगाने से, मत लगाने दो। जब उसको सिम्टम्स आने शुरू होंगे तो पहली याद आपकी आएगी कि हाँ, सारी दुनिया बोलती थी भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ एक डॉक्टर था जिसने मुझे बोला था कि मत यूज करो, इसका आगे जाके ये इफेक्ट्स आ सकते हैं। हम पेशेंट को पकड़ के नहीं रख सकते, पहली चीज। पेशेंट की मर्जी है, ठीक है ना। इट इज अंडर देयर राइट टू डिनाई द ट्रीटमेंट। लेकिन हमारा एक जो काम है दैट इज टू राइटफुली एजुकेट द पेशेंट। पेशेंट को सही एजुकेशन देनी, उसको सही सलाह देनी। चाहे वो जा रहा है, भाग रहा है, कोई बात नहीं, उसकी मत फिक्र करो, और आ जाएंगे पेशेंट। वो भी आ जाएगा 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, जब उसको ये सिम्टम आएंगे फिर आपकी याद आएगी, वो भी आ जाएगा वापस। तभी बोला था उन्होंने। मेरे साथ तो होता ही रहता है, पेशेंट आ जाते हैं घूम फिर के, ठीक है ना। इसीलिए होता है क्योंकि राइट एडवाइस दी होती है, उनको बताया होता है भी ये चीजें हो जाएंगी तो मत कीजिएगा आप। और आके वो बोलते कि आपने तभी बोला था कि ये हो सकता है आगे चल के, ठीक है ना। मैन्युपुलेट करना या डर के मारे कहीं पेशेंट ना भाग जाए, चलो जी कर लो यूज, ठीक है ना, दैट वो फिर एक डिसीट के अंडर आ जाता है, एक सलाई के अंडर आ जाता है, एंड वी शुड नॉट गो ऑन दैट वे, ठीक है। लेकिन हाँ, उनको बताना जरूरी है कि भाई ये ऐसे प्रोसेस के साथ आपके जो रिंकल्स चले जाते हैं, जिस दिन बंद करोगे फिर आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, जैसे बाकी की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं घूम फिर के, ठीक है ना। लेकिन इसके प्रोलॉन्ग्ड यूज के बाद ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने किया था 189 तक, ठीक है। लोकल एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, लोकल रेमेडीज के बारे में, लोकल डिजीजेस के बारे में, लोकल एप्लीकेशंस के बारे में, और उसका एक्चुअल में मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए। ऑल ट्रू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज, कोई भी बीमारी है, कैसी भी बीमारी है, उसका जो सही सच्चा मेडिकल ट्रीटमेंट है, सही मेडिकल ट्रीटमेंट है ऑन द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, चाहे वो बीमारी एक्सटर्नल पार्ट्स पे है हमारी बॉडी के, दैट हैज अकर्ड फ्रॉम लिटिल और नो इंजरी, और वो बीमारी अंदर से आई है, वो कोई बाहर से किसी इंजरी या उसकी वजह से नहीं हुई, फ्रॉम विदाउट मस्ट देयरफॉर बी डायरेक्टेड अगेंस्ट द होल, ठीक है ना। तो जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो सही मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, दैट वुड बी डायरेक्टेड अगेंस्ट द होल। जब चीज अंदर से आ रही है, बीमारी अंदर से निकल के बाहर की तरफ आ रही है, तो उसका ट्रीटमेंट बाहर से कैसे किया जा सकता है और एक ही चीज के ऊपर कैसे किया जा सकता है। When the whole is forming a disease, then the whole should be considered for medical treatment. और जब ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है तो क्या होता है, मस्ट अफेक्ट द एनिलेशन एंड क्योर ऑफ जनरल मेलेडी।
तो वो जो ट्रीटमेंट है, वो जो मेडिसिन हम देते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट हम देते हैं इंटरनली, ठीक है ना, कंसिडरिंग दी होल, वो एनिलेट कर देता है, खत्म कर देता है जनरल मैलिडी को, पूरी डिजीज को, बाय मीन्स ऑफ इंटरनल रेमेडीज। इफ इट इज विश्ड दैट द ट्रीटमेंट शुड बी जुडिशियस, श्योर, एफिकेशियस एंड रेडिकल। अगर हम चाहते हैं कि जो ट्रीटमेंट है वो सही तरीके से हो, श्योर हो, हमेशा के लिए रहे, परमानेंट रहे, इफेक्टिव रहे, तो जो ट्रीटमेंट है दैट शुड बी डन बाय इंटरनल रेमेडीज, एंड दोज रेमेडीज विच आर डायरेक्टेड अगेंस्ट दी होल, जो होल अंदर फिनोमेना चल रहा है उसके अगेंस्ट हो, उसको ठीक करें। मतलब this is confirmed in the most unambiguous manner by experience, which shows in all cases that every powerful internal medicine immediately after its ingestion causes important changes in the general health of the patient। और बोले एक्सपीरियंस में हमेशा ही कंफर्म होता है द मोस्ट अनएम्बिगुअस मैनर, अनएम्बिगुअस जिसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता, वो इतना सच्चा है कि उसको कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। विच शोज इन ऑल केसेस, हर केस में, कि जब भी हम एक पावरफुल इंटरनल मेडिसिन देते हैं, इट इमीडिएटली आफ्टर इट्स इंजेक्शन causes important changes in the general health of such a patient। वो एक जनरल जो हेल्थ है पेशेंट की, ठीक है, सिर्फ एक पार्ट नहीं, उसमें तो करेगा ही वो, लेकिन जो जनरल हेल्थ भी है उसकी, ठीक है ना, अगर उसके कोई भूख में प्रॉब्लम थी, उसकी कोई नींद में प्रॉब्लम थी, उसके कोई मूड में प्रॉब्लम थी, कोई डिस्पोजिशन में, बिहेवियर में प्रॉब्लम, हर चीज के ऊपर वो अफेक्ट करती है। चेंजेस इन द जनरल हेल्थ ऑफ सच अ पेशेंट एंड पर्टिकुलरली इन द अफेक्टेड एक्सटर्नल पार्ट्स, और उस अफेक्टेड पार्ट को भी ठीक करती है, विच द ऑर्डिनरी मेडिकल स्कूल रिगार्ड्स एज क्वाइट आइसोलेटेड। ठीक है, मतलब जो ऑर्डिनरी मेडिकल स्कूल है वो उसको आइसोलेटेड मानता है, एक्सटर्नल पार्ट तो बाहर का है, इसका तो कोई लेना देना नहीं अंदर के साथ। कैसे हो सकता है, हो ही कैसे सकता है ये चीज, एक सेल से, दो सेल से इतना बड़ा इंसान बना है, स्किन भी तो उसी एक्टोडर्म का पार्ट है, उसी एंडोडर्म, उसी मेसोडर्म का पार्ट है, तो उससे अलग कैसे हो सकती है। जब बना ही एक छोटी सी चीज से सारी चीज है, तो वो अलग कैसे हो सकता है। इवन इन अ सो कॉल्ड लोकल डिजीज ऑफ द मोस्ट एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, चाहे जितने भी एक्सटर्नल पार्ट पे हो, सो कॉल्ड लोकल डिजीज बोलते हैं डॉक्टर हनीमन इसके, हम इसको सो कॉल्ड एक नाम दिया हुआ है लोकल डिजीज का, एक्चुअल में लोकल डिजीज नहीं है, ये इंटरनल डिजीज का एक्सटर्नल प्रोडक्ट है, एंड द चेंज इट प्रोड्यूसेस इज मोस्ट सैल्यूटरी। और जब, एक बात सोचने वाली है, फॉर एग्जांपल किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, जब उसको खारिश होती है तो क्या सिर्फ स्किन को तकलीफ होती है कि पेशेंट को तकलीफ हो रही होती है। जब कोई हर्पीज निकलता है किसी के, तो जिस एरिया में वो निकला है, तो सिर्फ उसी एरिया की तकलीफ है वो, कि मरीज दुखी होता है उसमें, वो एरिया तो नहीं जाके डॉक्टर के पास दवाई मांगता कि डॉक्टर दवाई दो, स्किन तो नहीं जाती अकेली, इंसान ही उठ के जाता है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इंसान और उसका स्किन जो है वो आइसोलेटेड है एक दूसरे से, वो अलग अलग है वो, एंड द चेंज इट प्रोड्यूसेस इज मोस्ट सैल्यूटरी, बीइंग द रिस्टोरेशन टू हेल्थ ऑफ द एंटायर बॉडी। ठीक है ना, अलॉन्ग विद दैट पार्ट वो सारी बॉडी की ही हेल्थ की रिस्टोरेशन करती है दवाई, along with the disappearance of the external affection। ठीक है ना, बाहर की अफेक्शन तो होगी, वो डिसअपियर, लेकिन उसके साथ साथ जो इंसान है वो भी ठीक हो रहा है, विदाउट द एड ऑफ एनी एक्सटर्नल रेमेडी, प्रोवाइडेड द इंटरनल रेमेडी डायरेक्टेड। लेकिन उसकी एक शर्त है, क्या शर्त है, कि जो हमने इंटरनल रेमेडी दी है डायरेक्टेड टुवर्ड द होल स्टेट वाज सूटेबल चूजन इन अ होम्योपैथिक सेंस, उसको हमने सही तरीके से चूज किया, होम्योपैथी में जैसे दवाई को चूज किया जाता है वैसे वैसे ही चूज किया, फिर वो आपको दिखाएगी ये वाला 191 वाला इफेक्ट, कि उसने सिर्फ स्किन को नहीं ठीक किया, उसने पूरा इंसान ठीक कर दिया। क्यों? क्योंकि जब स्किन बीमार हो रही थी तो इंसान भी बीमार ही था, वो था बीमार उस टाइम में।
This is best affected when in the investigation of the case of disease, along with the exact character of local affection, all the changes, sufferings and symptoms observable in the patient's health, and which may have been previously noticed when no medicines had been used, are taken in conjunction to form a complete picture of disease before searching among the medicines. अब 191 में जो बात कही है कि when homeopathically, when selected in the homeopathic sense. अब क्या होम्योपैथिक सेंस, कैसे सिलेक्ट करना उसको, कब होगा द बेस्ट अफेक्टेड, जब हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ केस ऑफ डिजीज करेंगे, केस टेकिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, केस लेंगे, along with the exact character of the local affection. लोकल अफेक्शन का तो हमने करेक्टर लिया ही लिया कि उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, दिखने में कैसा है, कलर कैसा है उसका, ठीक है ना. एग्रावेशन किन चीजों से, वेरी इंपॉर्टेंट इन स्किन डिजीज, द एग्रावेटिंग पार्ट, किन चीजों से ये होती है एग्रावेट, ठीक है ना. ऑल द चेंजेस, सफरिंग एंड सिम्टम्स ऑब्जर्वेबल इन द पेशेंट्स हेल्थ, ठीक है ना. तो उसके साथ साथ अलॉन्ग विद दैट करेक्टर ऑफ द लोकल अफेक्शन हमने बाकी की चेंजेस, सफरिंग्स भी पूछे पेशेंट को, और कोई सिम्टम्स जो कि पेशेंट की हेल्थ में हमें देखने को मिलता है, उनको भी हमने साथ में लिया. और विच में हैव बीन प्रीवियसली नोटिस्ड, या इसके पहले जब कोई दवाई नहीं चल रही थी, चाहे कोई लोकल है चाहे कोई इंटरनल है, पहले जब दवाई नहीं चल रही थी तब कैसा था, तब क्या क्या अफेक्शंस थी, तब क्या क्या सफरिंग्स थी. which have been previously noticed when no medicines had been used are taken in conjunction to form a complete picture. और जब हम ये सारी चीजें लेते हैं तो एक कंप्लीट पिक्चर बन के आती है हमारे सामने, डिजीज की एक कंप्लीट पिक्चर बन जाती है. और जब ये बन जाती है then we start searching among the medicines whose peculiar pathogenetic effects are known for a remedy corresponding to the totality of the symptoms. और फिर हम मटीरिया मेडिका में जाके उस दवाई को सर्च करते हैं जो इन सब को कवर करती है, इस सारे फिनोमेना को कवर करती है, सो दैट द सिलेक्शन में बी ट्रूली होम्योपैथिक, ताकि जो हमारी सिलेक्शन है दवाई की वो होम्योपैथिक तरीके से हो. By means of this medicine employed only internally, and if the disease be but of recent origin, often by the very first dose of it. इस दवाई के साथ जब हम इंटरनली उसको यूज करते हैं, और अगर ये जो बीमारी है अभी रिसेंट ओरिजिन की ही है, तो आफ्टर द वेरी फर्स्ट डोज ऑफ इट द जनरल मॉर्बिड स्टेट ऑफ द बॉडी इज रिमूव्ड. शरीर की जो जनरल मॉर्बिड स्टेट थी, जहां जहां पे भी वो बीमार था, जो जो उसकी अफेक्शन और सफरिंग्स थी, वो सब रिमूव होनी शुरू हो जाती हैं अलॉन्ग विद द लोकल अफेक्शन, लोकल अफेक्शन के साथ साथ. एंड द लेटर इज क्योर्ड एट द सेम टाइम एज द फॉर्मर, और दोनों साथ में ठीक होते हैं, प्रूविंग दैट द लोकल अफेक्शन डिपेंडेड solely on the disease of the rest of the body. और ये हमें दिखाता है कि जो लोकल अफेक्शन हुई थी वो क्यों हुई थी, इट वाज solely depended solely on the disease of the rest of the, जो बाकी के शरीर की जो डिजीज चल रही थी उसी की एक बाहर परछाई थी, एक बाहर अफेक्शन थी, उसी का एक छोटा सा पार्ट था, कण था जो बाहर हमें दिखाई दे रहा था. And should only be regarded as an inseparable part. तो इन एफोरिज्म में डॉक्टर हनीमैन हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली कि लोकल मेलेडीज को कोई सेपरेट एंटिटी मत समझ लीजिएगा, कोई सेपरेट बीमारी मत समझ लीजिएगा, ये उसी होल से निकल के आ रही हैं, उसी जो हुआ है उसी में से आ रही हैं निकल के, जो अंदर बीमारी चल रही है. And should only be regarded as an inseparable part of the whole, as one of the most considerable and striking symptoms of the whole disease. ठीक है ना. और एक inseparable part है उस whole का, उस पूरे state का जो अंदर बनी हुई है, और most considerable and striking symptom है, ये भी लेना है इसीलिए कैसा characteristic है उसका, क्योंकि बाहर दिख रहा है हमें सामने, उसको खराब ना किया गया हो कोई मेडिसिन लगा के कुछ, ठीक है ना. इसीलिए डॉक्टर हनीमैन ने वर्ड यूज किया ऑफ रीसेंट ओरिजिन, क्योंकि जब रीसेंट ओरिजिन का है, कुछ ही दिन हुए हैं, पेशेंट आपके पास सीधा आ गया, उसने कुछ लगाया नहीं, तो अपनी प्योर स्टेट में पड़ी है वो,
तो वहां पे उसका कैसा रंग है, कैसा रूप है, कैसा करेक्टर है, कौन से एग्रावेटिंग पॉइंट्स हैं उसके, कौन से एग्रावेटिंग टाइम्स हैं, ठीक है ना, वो सब स्ट्राइकिंग सिम्टम्स बन जाते हैं। इट इज नॉट यूजफुल, बात शुरू हो रही है नॉट यूजफुल, इसका कोई यूज नहीं है किस चीज का, आइदर इन एक्यूट लोकल डिजीजेस ऑफ recent origin और इन लोकल अफेक्शंस दैट हैव ऑलरेडी अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, चाहे वो लोकल डिजीजेस है, एक्यूट अभी अभी शुरू हुई हैं, या कोई लोकल अफेक्शन जो बहुत देर से चली आ रही है, टू रब इन और अप्लाई एक्सटर्नली टू द स्पॉट एन एक्सटर्नल रेमेडी। इसका कोई फायदा नहीं बोल रहे हैं, कोई यूजफुल नहीं है चीज कि आप बाहर एक्सटर्नली कोई रेमेडी अप्लाई करो या रब करो उस स्पॉट के ऊपर, इवन दो इट बी द स्पेसिफिक, चाहे वो स्पेसिफिक है, चाहे आपने होम्योपैथिकली चूज की हुई है, उसका भी कोई फायदा नहीं। एलोपैथिक वालों की तो होगी बात, लेकिन बड़ी बार सुनने को मिलता है कुछ डॉक्टर से भी वही दवाई है जी, अंदर भी दे दो और बाहर भी लगा दो, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, इस चीज का कोई फायदा नहीं है, नुकसान है वो आगे बताएंगे। Even though it be the specific and when used internally, salutary by reason of its homeopathicity, even although it should be at the same time administered internally, ठीक है ना, भाई ये नहीं है भी सेम टाइम पे इंटरनली भी दे दीजिए, सेम टाइम पे एक्सटर्नली भी दे दी, ये काम नहीं करना, ठीक है। फॉर द acute topical infections, for example inflammations of individual parts, erysipelas etc, which have not been caused by external injury, कोई ऐसी इन्फ्लामेशन है, कोई ऐसे प्रॉब्लम है, टॉपिकल अफेक्शंस हैं, एक्यूट है, जो कि एक्सटर्नल इंजरी के साथ नहीं हुई ऑफ प्रोपोर्शनेट वायलेंस, बट बाय डायनेमिक और इंटरनल कॉज, लेकिन वो आई है एक डायनेमिक और इंटरनल कॉज से, yield most surely to internal remedies homeopathically adapted to the perceptible state of health present in the exterior and interior। बोल रहे बड़े आराम से ठीक हो जाती है, बड़े आराम से, yield मोस्टली का मतलब बड़े आराम से ठीक हो जाती हैं जब हम होम्योपैथिकली चूजन रेमेडी इंटरनली देते हैं, ऐसी चूजन रेमेडी विच इज परसेप्टिबल टू द स्टेट ऑफ हेल्थ, ठीक है ना, जो स्टेट ऑफ हेल्थ को मैच करती है, जो कि प्रेजेंट है एक्सटीरियर और इंटीरियर में, सिलेक्टेड फ्रॉम द जनरल स्टोर ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन एंड जनरली विदाउट एनी अदर एड, और उसके लिए कोई बाहर से किसी भी और तरह की एड नहीं देनी पड़ती हमें, बड़ी जल्दी अगर कोई एक्यूट टॉपिकल अफेक्शन हुई है, कोई एक्यूट लोकल डिजीज आई है, आपने होम्योपैथिकली वेल सिलेक्टेड रेमेडी दी उसको, वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है। बट इफ दीज डिजीजेस डू नॉट यील्ड टू देम कंप्लीटली, लेकिन कुछ बीमारियां हैं, चाहे वो एक्यूट करेक्टर की हैं, अभी आई हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, आपने सही से देख के भी दे दी दवाई लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, एंड इफ देयर स्टिल रिमेन ऑन द अफेक्टेड स्पॉट एंड इन द होल स्टेट, नॉट विद स्टैंडिंग गुड रेजिमेंट, गुड रेजिमेंट भी रखा हुआ है, अच्छा रूटीन है, अच्छी डाइट है, सब कुछ ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं ज्यादा की उसके साथ, लेकिन वो जो अफेक्टेड स्पॉट है फिर से थोड़ा सा रह गया या थोड़ा कम हो गया फिर ज्यादा हो गया, ठीक है ना, और होल स्टेट में जो सिम्टम्स थे वो भी बने हुए हैं, a relic of disease which the vital force is not competent to restore to the normal state, ठीक है ना, एक रेलिक है डिजीज का, किस डिजीज का, जिसको वाइटल फोर्स कंपिटेंट नहीं, वाइटल फोर्स इतनी अच्छी नहीं है, इतनी कह सकते हैं कि भाई एबिलिटी नहीं है वाइटल फोर्स की कि वो उसको रिस्टोर कर सके नॉर्मल स्टेट में, देन द एक्यूट डिजीज वाज, तो ये जो एक्यूट डिजीज है एज नॉट इनफ्रीक्वेंटली हैपन, नॉट इनफ्रीक्वेंटली मतलब फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है, अ प्रोडक्ट ऑफ सोरा, तो ये जो डिजीज निकल के आई है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सम एक्यूट म्याज्म, हमने एक्यूट म्याज्म पहले कर लिए हैं, ठीक है ना, सो इट इज नॉट ड्यू टू सम एक्यूट म्याज्म, बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोरा which had hitherto remained latent in the interior, बड़ी देर तक वो छुप के बैठा था, लेटेंसी में बैठा था अंदर, but has now burst forth and is on the point of developing into a palpable chronic disease, अब वो फूट के बाहर आ गया है और हमें देखने को मिलता है कि धीरे धीरे करके क्रॉनिक डिजीज का रूप ले रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे दो तरह के लोकल अफेक्शंस की बात की है डॉक्टर हनीमन ने,
वन विच आर ऑफ एक्यूट मियाज्म, कोई एक्यूट मियाज्म आया, उसकी वजह से स्किन पे कोई ना कोई डिजीज आई जो कि बड़ी जल्दी यील्ड कर जाती है एक वेल सिलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन को। लेकिन फिर एक पार्ट है, वो भी एक्यूटली ही आई है, अभी रिसेंटली शुरू हुई है, लेकिन हमने देख के दे दी मेडिसिन, जो भी उसके सिम्टम थे, जो भी उसका करेक्टर था, थोड़ी बहुत कम हो गई, लेकिन वो गई नहीं कंप्लीटली। इवन द जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ, उसमें भी आराम नहीं मिला। तो डॉक्टर हमें बोलते हैं कि पहली बात तो ये बहुत देखने को मिलता है, फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है ये चीज, और इसका मतलब होता है कि ये जो निकल के आया है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोरा, जो कि अंदर चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, और अब वो फूड के बाहर निकला है। ठीक है ना, और वो हमें बता रहा है कि मैं आगे चल के एक प्रॉपर क्रॉनिक डिजीज का रूप लेने वाला हूं। यही यही तो है ऑब्जर्वेशन, और क्या है होम्योपैथ की ऑब्जर्वेशन। हम वेट नहीं ना करते कि भाई अच्छी सी बीमारी बन जाए फिर देखेंगे, तो छोटा सा साइन पता लगा कि भाई हाँ, अच्छा ये तो कुछ गड़बड़ चल रही है, ये कुछ गलत हुआ है, ये आगे चल के और भयंकर रूप ले सकता है, ये बीमारी की शुरुआत है। सही होम्योपैथ है जो बीमारी को शुरुआत में पकड़ के वहीं पे ठीक कर दे, ताकि वो आगे बढ़ने का उसको मौका ही ना मिले, जो सूरा को आइडेंटिफाई कर ले एट द बिगिनिंग स्टेजेस। सो इन ऑर्डर टू अफेक्ट अ रेडिकल क्योर इन सच केसेस, जो केसेस आर ऑफ सोरिक ओरिजिन, ठीक है ना, म्याजमेटिक ओरिजिन के हैं, क्रॉनिक डिजीज के, उनका रेडिकल क्योर करने के लिए, विच आर बाय नो मीन्स रेयर, ठीक है ना, और ये रेयर नहीं दिखते, बहुत मिलते हैं। लोग कितने कितने सालों से स्किन डिजीज से गुजरते हैं, आजकल तो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। आफ्टर द एक्यूट स्टेट वॉज प्रेटी वेल सबसाइडेड, एक्यूट स्टेट उसकी बाकी के सिम्टम जो थे एक्यूटली वो चले गए, लेकिन ये रह गया पीछे। An appropriate antisoric treatment, as is taught in my work on chronic diseases, must then be directed against the symptoms that still remain and the morbid state of health to which the patient was previously subjected. तो अभी जो बचे हुए सिम्टम्स हैं, उसके जो जो करेक्टर बचे हुए हैं, चाहे लोकल मेलेडी के, और बाकी की मॉर्बिड स्टेट ऑफ हेल्थ जो है, उसके जो करेक्टर्स हैं, ठीक है ना, और जो प्रीवियसली उसको होके हटा है, इन सबको कंसिडर करके हमें एंटीसोरिक ट्रीटमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट उसका शुरू करना है इन क्रॉनिक लोकल मेलेडीज दैट आर नॉट ऑब्वियसली वेनरियल, ठीक है ना, जो सिफिलिस और साइकोसिस से जिनका जन्म नहीं हुआ, वेनरियल नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, द एंटीसोरिक ट्रीटमेंट, इंटरनल ट्रीटमेंट इज मोर ओवर अलोन रिक्विजिट। एक इंटरनल एंटीसोरिक ट्रीटमेंट ही बहुत है। It might indeed seem as though the cure of such diseases would be hastened by employing the medicinal substance which is known to be truly homeopathic to the totality of symptoms, not internally but also externally, because the action of a medicine applied to the seat of local affection might affect a more rapid change in it. It might indeed seem, बोले ऐसा लगता है हमें, हमें ऐसा लगता है कि इस डिजीज को जल्दी ठीक करने के लिए स्पीड बढ़ जाएगी, डिजीज वुड बी हेसेंड बाय, ठीक है ना, क्योर ऑफ सच डिजीजेस वुड बी हेसेंड बाय एम्प्लॉइंग द मेडिसिनल सब्सटेंस। अगर हम वही मेडिसिनल सब्सटेंस जो हम अंदर दे रहे हैं उसको इंटरनली नहीं सिर्फ एक्सटर्नली भी अगर लगा दें, तो हमें ऐसे लगता है कि क्योर की स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने ये सुना हुआ है कि यहाँ की बीमारी के लिए तो कुछ लगाना पड़ता ही पड़ता है। सिर्फ हमने नहीं सुना, पेशेंटों ने भी सुना, वो भी बोलते हैं डॉक्टर साहब कोई लगाने को दो। तो उनको समझाना है कि बीमारी आ कहाँ से रही है, और लगाने वाली तो आप इतने सालों से यूज कर रहे हो, फिर कहाँ चलेगी बीमारी, बढ़ी है कि कम हुई है लगाने से। और पेशेंट समझ जाते हैं कि बीमारी तो बढ़ी हुई है तब से, ठीक है। लेकिन होम्योपैथी में भी, अब बात होम्योपैथिक मेडिसिन की कर रहे हैं, ठीक है ना, तो डॉक्टर ने बोल रहे हैं होम्योपैथ को भी ऐसा लग सकता है कि मैंने इतनी बढ़िया होम्योपैथिक दवाई चूज की है, तो
इंटरनली लगाने के साथ साथ मैं अगर इसको एक्सटर्नली भी लगा दूं, बाहर भी लगा दूं, तो हो सकता है डिजीज बड़ी जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, तो उसका जवाब ये है, दिस ट्रीटमेंट हाउएवर इज क्वाइट इनएडमिसिबल। ये नहीं चलेगा, ऐसा ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। Not only for the local symptoms arising from the miasm of Sora, but also and especially for those originating in the miasm of syphilis or psychosis। सिर्फ सोरा में ही नहीं, ऐसी बीमारियां जो सिफिलिस और साइकोसिस के मियाजम से भी जन्म ले रही हैं, नॉन वेनरियल डिजीजेस, वेनरियल डिजीजेस, इन सब में ऐसा ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। फॉर द साइमल्टेनियस लोकल एप्लीकेशन along with the internal employment of the remedy in diseases whose chief symptom is a constant local affection। क्योंकि मोस्टली सिफिलिस और साइकोसिस में जो एक लोकल अफेक्शन है वही चीफ सिम्टम होता है, वही देखने को मिलता है इनिशियली। तो हनीमन सर बोल रहे कि ये नहीं चलेगी, ऐसा ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। क्यों? हैज दिस ट्रीटमेंट, ठीक है ना, ऊपर से शुरू करेंगे क्योंकि बीच में और बात है तो ये जुड़ेगा ऊपर जाके। दिस ट्रीटमेंट हैज दिस ग्रेट डिसएडवांटेज दैट बाय सच अ टॉपिकल एप्लीकेशन दिस चीफ सिम्टम, ये जो लोकल अफेक्शन है, विल यूजुअली बी एनिलेटेड सूनर देन द इंटरनल डिजीज। ये पहले ठीक हो गई, इंटरनल डिजीज ठीक नहीं हुई, फिर बीमारी किधर को चल पड़ी? सोचो किधर को चलेगी बीमारी फिर? अभी तक तो बाहर निकाली थी ना उसने, तो कहां को जाएगी बीमारी? कि इंटरनल डिजीज तो हुई नहीं, बाहर वाली ठीक हो गई। एंड वी शैल नाउ बी डिसीव्ड बाय द सेम्बलेंस ऑफ अ परफेक्ट क्योर, और हमें लगेगा हमने ठीक कर दिया। और एटलीस्ट इट विल बी डिफिकल्ट एंड इन सम केसेस इम्पॉसिबल। और इस एफोरिज्म का गलत फायदा होम्योपैथी उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि देयर आर रेमेडीज which will cure warts, there are some remedies which will cure certain eruptions, और लगाने को दे भी दिया तो पेशेंट को कौन सा समझ में आने भी किधर को गई बीमारी, ठीक हो जाएगा। पेशेंट बोलेगा कि कभी ली नहीं ऐसी दवाई, हमने तो इतना ट्रीटमेंट करा लिया, होया नहीं था ठीक, ये लगाई डॉक्टर साहब की दवाई, हो गई जी ठीक। ठीक है ना, बात तो कंसाइंस की आ जाती है ना, बात तो कंसाइंस की आ जाती है। पता उनको भी अभी किधर को गई है बीमारी, ये नहीं उनको नहीं पता। आज की डेट में ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि हमें तो पता ही नहीं था इस चीज का, कोई नहीं बोल सकता। क्योंकि होम्योपैथ की इतनी एजुकेशन तो हो गई कि उनको ये जरूर पता भी गलत क्या है। सही वाला चलो धीरे धीरे आता है, लेकिन एटलीस्ट उनको ये जरूर पता भी हम गलत कर रहे हैं। ठीक है ना, और एटलीस्ट इट विल बी डिफिकल्ट एंड इन सम केसेस इम्पॉसिबल टू डिटरमिन from the premature disappearance of the local symptom if the general disease is destroyed by the simultaneous employment of the internal medicine। हमें ये भी नहीं पता लगेगा कि अंदर वाली बीमारी कहाँ चली गई, पैलिएट हो गई, सप्रेस हो गई, कौन सा रूप लेगी आगे जाके, ये भी नहीं समझ में आएगी। एटलीस्ट होम्योपैथिक दवाई के साथ, सॉरी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ वही सिम्टम बाहर तो दोबारा आ जाता है बंद करने पे, होम्योपैथी के साथ तो कहाँ जाता है पता नहीं लगना हमें गया किधर। लेकिन क्योंकि बाहर की डिजीज पहले ठीक हो गई और इंटरनल नहीं हुई, तो हमें ये तो पता है बीमारी नहीं ठीक हुई, सोरा नहीं ठीक हुआ, उसका रूप बदल दिया हमने, जाएगा कहीं पे ना निकलेगा, कहीं ना कहीं फिर से जाके और बुरी फॉर्म में निकलेगा। एलोपैथी के साथ चलो एलोपैथी लगाने से इतना तो है भी 10 साल वही बीमारी से जूझता रहता है इंसान, बाहर तो रहती है, बाहर ही अपना रूप बदलती रहती है, तो किधर गई पता ही नहीं चला। द mere topical employment of medicines that are powerful for cure when given internally to the local symptoms of chronic miasmatic diseases is for the same reason quite inadmissible। For if the local affection of the chronic disease be only removed locally and in a one-sided manner, the internal treatment indispensable for the complete restoration of the health remains in dubious obscurity।
ठीक है ना। और जो टॉपिकल एम्प्लॉयमेंट है, कोई ऑइंटमेंट्स हैं या कोई ऐसे सॉल्ट्स हैं जैसे सल्फर लगाते होते थे पहले ऊपर, ठीक है ना, बोल रहे कि ऐसा कुछ, या मरकरी लगा देते होते थे इसके ऊपर शंकर के, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि बाहर लगाने वाली दवाइयां अगर उनको साथ में अंदर भी दे दिया जाए वो भी उल्टा भी गलत है, ठीक है ना। क्योंकि लोकल बात वही आती है कि लोकल अफेक्शन तो चलेगी, क्रॉनिक डिजीज तो फिर रह गई, उसका क्या करना है। वी आर जस्ट रिमूविंग इट इन अ वन साइडेड मैनर। The internal treatment indispensable for the complete restoration of the health remains in dubious obscurity. जो aphorism 1 है वो फिर obscurity में है, क्या, restoration of the health of the sick, उसके ऊपर फिर क्वेश्चन मार्क है हमारा। This all goes to the genuinity and honesty of the physician. फिजिशियन कितना ऑनेस्ट है अपने प्रोफेशन के साथ, फिजिशियन कितना ऑनेस्ट है हीलिंग के साथ, कि वो हील करना चाहता है पेशेंट को, वो हील करना चाहता है जैसे हील होना चाहिए पेशेंट, वो कितना ऑनेस्ट है अपनी ड्यूटी के साथ, उसको क्या करना है, ठीक है। द चीफ symptom is gone and there remain only the other less distinguishable symptoms which are less constant and less persistent. सब म्यूट हो रखा है आपका। आवाज आ रही है अभी? हाँ जी सर। ओके। सो द चीफ सिम्टम इज गॉन, जो उसका चीफ सिम्टम था, हमारे पास एक प्रेजेंटिंग सिम्टम था, ठीक है ना, प्रॉब्लम का, तो चला गया, द लोकल अफेक्शन, एंड देयर रिमेन ओनली द अदर लेस डिस्टिंग्विशेबल सिम्टम। और हमारे पास जो लेस डिस्टिंग्विशेबल सिम्टम है, जो भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए, आने वाले समय में होंगे वो धीरे धीरे करके, वो हमारे पास रह गए उस टाइम में, which are less constant and less persistent than the local affection, and frequently not sufficiently peculiar and too slightly characteristic to display after that a picture of the disease in clear and peculiar outlines. अब ये जो बचाव हुए सिम्टम है ये अपने आप में बड़े लेस कांस्टेंट हैं, लेस परसिस्टेंट हैं उस लोकल अफेक्शन से, एंड दे आर नॉट सफिशिएंट कि हम उसके ऊपर हमारी प्रिस्क्रिप्शन बेस करें, क्योंकि उनमें कोई करेक्टरिस्टिक नहीं है अभी। आगे चल के कुछ सालों में, 1 साल में, 6 महीने में डेवलप हो सकते हैं उनमें, लेकिन बात तो वही है ना कि होम्योपैथ का काम था उसी टाइम ठीक कर देना, और उसने क्या किया, वो उसको उठा के कहां ले गया, जो चीज उसी टाइम ठीक हो जानी थी उसको हमने और लंबा ट्रीटमेंट में खींच दिया, जो चीज उसी टाइम आराम से ठीक हो सकती थी वो हमने और डीपर उसको भेज दिया, और उसके सिम्टम्स डेवलप होने के लिए उसको टाइम दे दिया, ताकि जो सो रहा है वो अपना अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गन पे अपने थोड़े 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 सिम्टम दिखा के अपने आप को फैलाता रहे। हाँ, इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि हमें बेसिकली ये समझना है कि द डिजीज इज बेसिकली सोरा जिसको हम ठीक कर रहे हैं, बाकी की बीमारियों को दिमाग में मत रखो। द डिजीज इज सोरा जिसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये है बीमारी। क्योंकि अगर हम दिमाग अपना बीमारियों को दिमाग में रखेंगे फिर तो ये हमें लगेगा हमने बहुत अच्छा काम कर दिया।
यहाँ पे जी इतने वॉट थे, हमने लगाने को दी, पर थूक जाग गए सारे, है ही नहीं कोई भी अभी। उसके बाद हुआ ही नहीं उसको। पेशेंट आते हैं बड़े खुश, उन्होंने क्या दवाई दी, ऊपर लगाने के लिए दी, एक दिन लगाई हमने, अगले दिन है ही नहीं, गायब ही हो गए। हुए किधर गायब, चले कहाँ गए? फिर मैं पूछता हूँ बिठा के, आज बताओ क्या क्या तकलीफ है? फिर होती है लिस्ट निकलती, ये है जी, ये है जी, ये है जी, ये है जी, ये है, ये है, ये है। ये कहाँ से आई? So we have to be honest with the work which we have been given. इसके साथ ईमानदारी रखनी है हमें, वो सब चीजें नहीं करनी जो हमें पता है भी पेशेंट का ज्यादा नुकसान कर देगी। चलो फायदा हो अच्छी बात है, नहीं भी होता तो भी कोई बात नहीं, आपकी मेडिसिन के बाद नुकसान की तरफ नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट जितना वो आपके पास हेल्थ लेके आया उतनी तो लेके जाए। ठीक है, चलो इसी के साथ जो ऑर्गेनल का सेशन है इसी को उसको यहीं पे करते खत्म, एंड वी विल स्टार्ट विद अ केस। एक बच्चा है जिसको फेस के ऊपर विटिलिगो था। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नीचे लिप्स पे, हल्का सा यहाँ आईज के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स, थोड़ा सा कान में, थोड़ा सा यहाँ पे फोरहेड में। ठीक है, अब ये जो बच्चा है, जो पहली चीज थी इसकी, सॉरी, ठीक है, सो ही वाज प्रिस्क्राइब्ड चॉकलेट। जो सबसे पहली इसकी चीज थी बोलने में, वो ये था कि बड़ा स्वीटली बोलता था, और ये करेक्टर आपको चॉकलेट में हमेशा ही दिखेगा। स्वीटनेस बहुत इनेट करेक्टर है चॉकलेट के बिहेवियर का, कि बोलते बड़े मिठास के साथ हैं, प्यार नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन मिठास के साथ। और खास करके जो बाहर वाले हैं उनके साथ तो बोलना ही बोलना। घर पे इरिटेशन हो सकती है, घर पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, घर पे ऊंची आवाज में बात कर सकता है, लेकिन जो नए लोग हैं या कोई रिलेटिव्स हैं, कोई बाहर है, कोई टीचर्स हैं, उसके नेबर्स हैं, अगर आप पेरेंट्स को पूछोगे भी कैसे, बोलते जी सब पसंद करते हैं इसको। क्यों? बोलता बड़े मिठास में। पल्सर इज ऑल्सो स्वीट टॉकर, वो भी बड़े मिठास के साथ बोलती है, बड़े प्यार भी होता है, मिठास भी होती है, लेकिन दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंस आया था, दैट इज ऑफ कॉन्फिडेंस। चॉकलेट आर वेरी कॉन्फिडेंट पीपल, बच्चे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ आके बैठ के बातें करते रहते हैं। कोई चॉकलेट का बच्चा आपको मिल जाए, कहीं क्लिनिक में मिल जाए, कहीं गैदरिंग में मिल जाए, कहीं सोशल फंक्शन में, आपके घरों में कहीं अगर ऐसा बच्चा है, वो आके आपके साथ अगर आप उससे बात करें, उसने आके आपके पास बैठे रहना है, आराम से बातें करते रहना है इन अ वेरी कॉन्फिडेंट वे। पलसटला भी आके बैठ जाएगी, आप बुलाओगे तो आके बैठ जाएगी या बैठ जाएगा, वो भी बात करेगा, लेकिन बीच बीच में मम्मी पापा की तरफ देखता रहेगा, अभी चला ही जाऊं उठ के, अंकल तो बातें ही बहुत कर रहे हैं। मना भी नहीं करेगा, रूड भी नहीं होता, लेकिन उसने देखते रहना मम्मी पापा की तरफ भी, मैं उठ के चला जाऊं। He will not be very comfortable, he will not seem very comfortable. The second thing about them is communicative expensive. उनको खुद भी बात करना बड़ा अच्छा लगता है, कोई ना कोई बातें बताते रहेंगे, कोई ना कोई कहानियां आपने पूछ लिया अभी, हाँ भाई कैसा, जैसे मैं अक्सर इससे पूछता हूँ कैसे छोटे भाई के साथ झगड़ा वगैरह, वो तो चलते रहता, तंगी बहुत करता है जी वो तो मुझे, और पापा हमेशा ही उसकी साइड ही लेते हैं।
बोलना मिठास के साथ ही है, गुस्से में नहीं, स्माइल देके, हंस के ही बोलना उसने हमेशा। कोई ऐसे भी नहीं शिकायत लगा रहा है, नहीं, वो भी नहीं फीलिंग आती भी शिकायत लगा रहा है। एंड दे लव टॉकिंग, दे लव टेलिंग द थिंग्स इन अ वेरी गुड वे। कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव मीन्स अगर उन्होंने छोटी सी बात बतानी है तो उसके आसपास की पहले कहानी बताएंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर उसको चोट लगी है तो उसको पूछो चोट कैसे लगी, और शुरू से शुरू करेगा कि मैं आज सुबह जल्दी उठ गया था, उठने के बाद फिर मैंने स्कूल जाना था, लेकिन क्यों लेट हो रहा था मैं स्कूल जाने के लिए, रेडी होने के लिए, तैयार होने के लिए, तो मैं जल्दी 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 कर रहा हूँ सब, ठीक है ना। और जल्दी 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 मैंने किया, फिर मम्मी ने भी जल्दी जल्दी किया, और फिर मेरे को बस में बिठाया, मैं बस में गया, मेरे दोस्त भी आए हुए थे बस में, वो भी बैठे थे, फिर हम खेलने लग गए। खेलते खेलते मेरे को एक दोस्त ने धक्का मारा और मेरे पैर में मोच आ गई। मोच आने के बाद क्या क्या किया वो भी बताएगा आपको, ठीक है ना। सो दे कम्युनिकेट इन एन एक्सपेंसिव वे। थर्ड थिंग इन देयर स्वीटनेस इज द पॉलिटिकल एटीट्यूड। दिल नहीं, पॉलिटिशियंस का एक काम होता है दिल नहीं दुखाना, सबकी बात कर लेते हैं। पॉलिटिशियन को सच से कोई मतलब नहीं होता, पॉलिटिशियन को सबसे मतलब होता है, ठीक है ना। ये पॉलिटिशियन वो सबकी बात करते हैं, वो हर इंसान की ऐसे बात करेंगे, जो अच्छा पॉलिटिशियन हो ऐसे बात करेगा, सबको ये लगा भी हमारा ही बंदा है ये तो। दो दुश्मन है, दोनों को यही लगता है भी, एक को लगता है ये हमारा बंदा है, हमारी तरफ से बोल रहा है, दूसरा बोलता है कि ये हमारी तरफ से बोल रहा है। तो एक पॉलिटिशियन की स्पीच में, बोलने के ढंग में, सबके लिए कुछ ना कुछ होता है जिससे एक अपनापन महसूस हो। सो सेम वे चॉकलेट होते हैं, सल्फर भी ऐसे ही होते हैं, उनके बोलने का ढंग, इसीलिए लोग बड़े करीब बड़ी जल्दी आ जाते हैं इनके, कि भी दिल नहीं दुखाना किसी का, सबको, सबका दिल खुश रखना, ठीक है ना। एक को दुखी करके दूसरे को खुश किया तो क्या किया। एंड द फोर्थ थिंग इज दैट दे आर बेसिकली अफेक्शनेट पीपल। अफेक्शनेट बहुत होते हैं, अटैच जल्दी हो जाते हैं, घर पे कोई गेस्ट आया उनके साथ अटैच हो गए, कोई नया दोस्त बना उसके साथ अटैच हो गए, ठीक है ना। सो अटैचमेंट्स बड़ी जल्दी इनकी हो जाती है। सेकेंड थिंग अबाउट देयर इंटेलेक्ट इज, एक बिहेवियर का पार्ट था उसका स्वीटनेस, इंटेलेक्ट का पार्ट करें, बात करें तो दे आर क्रिएटिव पीपल। उनके जनरली जो आइडियाज हैं वो क्रिएटिव रहते हैं, ठीक है। अगेन बात थोड़ा सा कंपैरिजन आ जाता है सल्फर के साथ, आज हम बात कर भी देते हैं। सल्फर का एक मैकेनिकल माइंड होता है, ठीक है, क्रिएटिविटी होती है लेकिन उसमें एक मैकेनिकल माइंड होता है। मैकेनिकल माइंड का मतलब जुगाड़ू होता है, ठीक है ना। पंजाबी में वर्ड यूज कर लेते हैं, हिंदी में भी कर लेते हैं, जुगाड़ कर लेता है। कोई चीज खराब है, कोई चीज काम नहीं बन रहा, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसका एक होता है कि ठीक है प्रॉब्लम आ गई, वो ना नहीं सुनता कि हो नहीं सकता, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। वो कहते हैं कि भाई हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, वो सल्फर की हालत है, ठीक है ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता भी हो ना, होगा, ये हो सकता है, थोड़ा करना पड़ेगा इसके बारे में, सोचेंगे, जुगाड़ सा करेंगे, थोड़ा जोर लगाएंगे, मेहनत करेंगे, नहीं हो जाएगी ये चीज। कोई चीज खराब पड़ी है, कोई चीज प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज में, ठीक है ना। सो दे हैव दिस एक मैकेनिकल इंटेलेक्ट में इसका निकालना है यार, थोड़ा लगा के दिमाग ना, करते हैं इसका कुछ, ठीक है। क्रिएटिविटी इज मेकिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग। जहां पे कुछ नहीं था वहां पे कुछ बना देना, एक नया आइडिया, एक नई सोच, एक नया आर्ट वर्क, एक नया गाना, एक नई पोएम, कोई नई रेसिपी खाने की नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, क्रिएट की है मन से, दिमाग से, अपने अंदर से, ठीक है ना। सो दे हैव दीज काइंड ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटीज और क्रिएटिव आइडियाज, कि जहां पे कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द इनक्विजिटिवनेस।
वो भी अगेन सल्फर के साथ मैच होती है इसकी, इंक्विजिटिव होती है, क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन सब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं उनके, ठीक है। वेयर सल्फर्स क्यूरियोसिटी इज जनरल, हर चीज के बारे में पूछता रहता है। जैसे कि एक हमारा एक मेरा भतीजा ही है, ठीक है ना, तो अपने ग्रैंडफादर को हमेशा पूछता रहता है कि ये जो पुलिस ऑफिसर होते हैं इनके रैंक क्या क्या होते हैं बताओ मेरे को। तो उसको बताया भी, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे होता है, उसने याद भी कर लिया, ठीक है ना। अच्छा ये फिर अपना जो गाड़ियां होती हैं इनको नंबर कैसे मिलते हैं, तो उसको बताया गया भी गाड़ियों को नंबर कैसे दिए जाते हैं, ठीक है जी। ये जो सूरज है रोज सुबह कहाँ से आ जाता है कहाँ चला जाता है रात को, ठीक है। तो उसकी जो क्वेश्चनिंग है वो एक जनरल है, कॉमन जो उसको सामने दिख रहा है, जो उसको उसके बारे में उसके क्वेश्चंस निकलते हैं और वो पूछता है, ही इज क्यूरियस अबाउट दैट थिंग। इन चॉकलेट दिस इंक्विजिटिवनेस इज मोर अबाउट पीपल, लोगों के बारे में, ये कौन है, ये क्या करता है, कैसे हैं, ठीक है ना, और द एक्टिविटीज विच दे हैव टू परफॉर्म, क्या करेंगे क्या होगा। तो जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं उनके बारे में ज्यादा क्यूरियोसिटी चॉकलेट को रहती है जानने की। थर्ड थिंग इज क्विक टू एक्ट, एक्शन अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्विक होती है चॉकलेट्स की। अगेन ये थोड़ा सा पल्साटिला से अलग कर देती है, जहां पे हम पल्साटिला को बोलते हैं थोड़ी स्लो रेमेडी है एक्ट करने में, कर क्योंकि डिसाइड नहीं कर पाती भी करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं। जब हम क्विक टू एक्ट बोलते हैं इसका मतलब डिसाइड भी क्विकली करता है भी मैंने करना है एक्ट, मैंने करना है, ठीक है। तो बच्चों में एक बहुत क्विक एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। एमिएबल एंड वेल लाइक्ड क्यों होता है, कुछ करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जो हमने पहले बात की वो तो है ही है, लेकिन साथ में एक होता है इसका करेक्टर ऑफ पेशेंस। ज्यादा जिद्दी नहीं मिलते चॉकलेट के बच्चे, पेशेंस बहुत होती है, अपनी बारी की जो उनकी टर्न आनी है उसकी वेट करते हैं, लाइन में खड़े हैं स्कूल में, कहीं गए हैं बाहर, बाकी भी बच्चे खड़े हैं, दे विल बी वेरी पेशेंटली वेटिंग, कंटेंटेड, बाहर गए ये दे दो मेरे को, ये ले दो ये ले दो ये ले दो, ये लेना है ये लेना है, ऐसे नहीं है। अगर कुछ चाहिए भी बड़े आराम से कहते हैं, अगर मना कर दिया गया तो आराम से चुप भी हो जाते हैं, ठीक है। सो एक पेशेंस एंड कंटेंटेड एटीट्यूड होता है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। बड़ी बार बच्चे किसी के साथ झगड़ा हो जाए, दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई हो जाए कुछ, ठीक है ना, दे टेंड टू बिकम नेगेटिव टूवर्ड्स दैट पर्सन। चॉकलेट ऐसे नहीं होते, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन रिलेशंस, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पीपल, लोगों को लेके बड़े ऑप्टिमिस्टिक रहते, बड़े होपफुल रहते हैं कि कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है ना, अच्छा है अपना ही बंदा है कोई बात नहीं, दोस्त ही है हमारा कोई बात नहीं। एंड जेस्टिंग, मजाक की आदत। तो ये जो चार करेक्टर हैं इसकी वजह से दे बिकम फ्रेंडली विद एवरीवन एंड दे आर वेल लाइक्ड बाय एवरीवन। दूसरी चीज, ठीक है बाकी बच्चों के साथ खेलते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे ज्यादा पसंद नहीं होते। अगर हम अफेक्शन की बात करें, अफेक्शन इसकी बड़ों के साथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बच्चे। ये भी अगेन पल्स और फॉस्फोरस से अलग चला जाता है यहाँ पे इस पॉइंट पे। whereas phosphorus and pulsatile are more attracted towards other children, ठीक है ना। अच्छा बच्चे तो बच्चों के छोटे, जो बड़े भी हैं उनको बच्चे कुछ खास पसंद नहीं होते, ठीक है। ये नहीं भी उनके ये आगे चल के मैरिज के बाद बच्चे या उनको नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। बच्चे होते हैं लेकिन अगर घर में बच्चा है भी तो वो थोड़ा सा होता है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया जाए बच्चे के साथ। सो यू विल नॉट सी देम टू बी वेरी फ्रेंडली, वेरी कडलिंग, जैसे पल्स और फॉस्फोरस होते हैं, बड़े एडल्ट्स हैं, अच्छा लगता है उनको हक करना, बच्चों को साथ खेलना, बातें करना। जो चॉकलेट के एडल्ट्स हैं दे विल बी मोर प्रोन टू थोड़ा सा अपना जो एज के लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके साथ ज्यादा फ्रेंडली आपको देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू बच्चे, ठीक है ना। ऑल्दो दे आर अफेक्शनेट पीपल, अफेक्शनेट भी है, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ी इसकी रहती है भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखा जाए।
लोकेशियस वेंडर्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जैसे हम लेकेसिस में पढ़ते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज द फोरसेकन फीलिंग। जनरली अफेक्शनेट जो लोग हैं, जो आप खुद अफेक्शनेट हैं, उनमें ये फीलिंग कॉमनली हम देखने को मिलती ही है, फोरसेकन फीलिंग। तो सिमिलरली चॉकलेट में भी। और बड़ी बार फोरसेकन फीलिंग खास करके बच्चों में। अब एक बात है, छोटी सी बात, मैं आपको बीज दे दूं, ठीक है ना, कुछ फूल हैं, फूलों के बीज आपके हाथ में रख दूं, अलग अलग फूलों में। क्या हम बीज को देख के, आप बीज को देख के ये बता सकते हो भी कौन सा पौधा बनेगा, कौन सा फूल बनेगा? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई ही बता सकता है जो बहुत, जिसके पास गूढ़ा ज्ञान है उस चीज के बारे में, वो बता सकता है। हर किसी के बस का काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो ये जो बीज हैं, बच्चे बच्चे भी बीज ही होते हैं ना, उनको देख के कोई कैसे अंदाजा लगा सकता है ये बड़ा होके क्या बनेगा? जब उनको कंपेयर किया जाता है दूसरे बच्चों के साथ, वो देख कितना आगे निकल गया, तू पीछे रह गया। कोई पौधा है जल्दी बढ़ जाता है, कोई पौधा धीरे धीरे बढ़ता है। कोई पौधा है वो हर 6 महीने में फूल देता है, किसी पौधे को 3 साल लग जाते हैं फूल देने में। कईयों पे तो फूल 8-8 साल के बाद आता है, 12 साल के बाद आ रहा है, और उतना ही खूबसूरत फूल भी होता है। हम कंपैरिजन नहीं कर सकते भी इसका फूल खूबसूरत है, उसका भी खूबसूरत है, उसका अपनी तरह का खूबसूरत है, इसका अपनी तरह का खूबसूरत है। लेकिन हम कंपेयर करते हैं कि वो देख कितनी जल्दी आगे जा रहा है, तू क्यों स्लो है, तू क्यों लेट है, तू क्यों नहीं चलता। दिस फीलिंग ऑफ पार्शियलिटी जनरली जो आती है अंदर, ये हमारे अंदर फिर 4 सेकंड फीलिंग को जन्म दे देती है। बच्चों के अंदर 4 सेकंड कि भाई उसी को ज्यादा प्यार करते हैं, वो इंटेलिजेंट है, वो पढ़ता ज्यादा है, मेरी तो कोई परवाह नहीं उनको। उसकी बात भी इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो अच्छा है, उसको अच्छा मानते हैं, मेरी तो बात भी नहीं मानते। मेरे आगे तो शर्तों की लिस्ट रख देते हैं कि ये करेगा तो ये मिलेगा, ये करेगा तो ये मिलेगा, ये करेगा तो ये मिलेगा। होता है ना, ऐसे ही होता है बच्चों के साथ। नंबर ले आए इतने, फिर ले देंगे। तो हम तो उनको बेसिकली ट्रांजैक्शन सिखा रहे हैं, रिश्वत लेनी देनी सिखा रहे हैं, ये चीजें सिखा रहे हैं, ठीक है ना। सो वी आर ट्राइंग टू मेक हिम अ फ्लावर विच ही इज नॉट। हमारी कोशिश है कि वो पौधा बने, वो फूल बने जो है ही नहीं, एक्चुअली बेसिकली में नहीं है वो। तो क्या होगा उसके साथ? वही होता है इन बच्चों के साथ, ठीक है ना। फिर ऐसी बीमारियां, ये विटिलिगो जैसी, ये निकल के बाहर आती हैं। जो मन में है वही फिर आगे आ जाता है, सेपरेशन की फीलिंग आ जाती है अंदर, मैं तो अलग हूँ, मेरे को तो अलग किया हुआ है, 4 सेकंड किया हुआ है मुझे तो, है ना। एंड दिस बॉय ही इज क्यूर्ड विद चॉकलेट। इसकी और वीडियो है। ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, थोड़ा सा था यहाँ पे, लेकिन ये भी, इसका भी तो ठीक हो गया, ठीक है ना। सो चॉकलेट को इतनी प्रूव्ड रेमेडी नहीं है, लेकिन जो उसकी क्लिनिकल एक पिक्चर हमें देखने को मिलती है वो ये मिलती है, ठीक है। तो जहां पे भी हमें ऐसे बच्चे मिलते हैं जो स्वीट है, अफेक्शनेट है, अब उसकी स्माइल ही देखो, कितनी स्वीट सी स्माइल है उसकी जब वो हंसता है, ठीक है ना, और कॉन्फिडेंट है। तो दिमाग में थोड़ा सा चॉकलेट को भी रखना है साथ में, अलॉन्ग विद अदर रेमेडीज, कि ये भी हो सकती है रेमेडी। और अगर बाकी के करेक्टर भी मैच करते हैं, पेशेंस है उसमें, कंटेंटेड है, क्विक है एक्ट करने में, ठीक है, एमिएबल फ्रेंडली है, तो फिर यू कैन गिव चॉकलेट टू दैट पेशेंट।
नेक्स्ट एक और पेशेंट है, बच्चा ऑटिज्म का है, राज पटेल 7 years old। केस टेकिंग काफी लंबी है इसकी, तो उसमें से जो करेक्टरिस्टिक हमें पॉइंट्स मिले, द फर्स्ट वाज व्हाइल स्लीपिंग ही ऑलवेज वांट्स समवन क्लोज टू हिम। जब सोता है तो उसको कोई ना कोई साथ में चाहिए, खास करके कोई ना कोई पेरेंट हो, एंड ही वांट्स टू बी इन फिजिकल कांटेक्ट विद वन ऑफ द पेरेंट्स। जो पेरेंट्स है उसके साथ उसको फिजिकल कांटेक्ट चाहिए, अदरवाइज ही वुड कीप ऑन स्टार्टलिंग, नहीं तो वो स्टार्टल करता रहता है नींद में, ठीक है ना। दूसरा है व्हेन ही कम्स होम फ्रॉम स्कूल। अब घर है, घर में कोई चीज़ कहीं पड़ी है, कोई चीज़ कहीं है लगी हुई है, ठीक है ना। हम जनरली बड़ी बार मदर्स की थोड़ी सी आदत होती है, ठीक है ना, एज अ होम मेकर, एज अ घर की साम संभाल में कोई चीज़ एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दी, पहले की जगह चेंज कर दी, कॉमन होता है, देखने को मिलता है। थोड़े सोफे इधर उधर कर दिए, चेयर्स की जो पोजीशन थी, सेटिंग थी, वो थोड़ी सी चेंज कर लेता कि थोड़ा देखने में अच्छा सा लगे, ठीक है, थोड़ा फ्रेश सा लगे, थोड़ा नया सा लगे कुछ। अब ये बच्चे जब मदर करती थी ऐसा कुछ, ठीक है ना, सो व्हेन ही विल कम फ्रॉम स्कूल, if there is some change in the position of a scenery or some vase is kept at a different place, ये बच्चा एजिटेट हो जाता था, उसको गुस्सा आता था, इरिटेट होना शुरू हो जाता था, और तब तक एजिटेटेड और इरिटेटेड रहता था जब तक कि वो चीज वापस अपनी जगह पे ना रख दी जाए। बच्चों में ये चीज इतनी कॉमनली नहीं देखने को मिलती, ऑटिज्म के बच्चों में तो और अनकॉमन है। क्यों? क्योंकि उनमें ज्यादा कंसंट्रेशन करने की इतनी देर तक होती नहीं, तो ये अपने आप में बड़ी अजीब चीज थी कि ये क्या है। चलो ऊपर वाला ठीक है, हो सकता है बच्चा थोड़ा डरता है, थोड़ी क्लिंगिंग है उसको, स्टार्टलिंग की टेंडेंसी है, समझ में आ जाता है, लेकिन ये क्या है, बच्चे तो ऐसे होते नहीं। और ऑटिज्म के बच्चों में भी ये चीज देखी नहीं गई ऐसे, ठीक है ना। ईयर और एक फिजिकल जो उसका कंप्लेंट शुरू से चलती आ रही, दैट वाज ईयर एंड थ्रोट अफेक्शंस इन कोल्ड वेदर। हर बार जब भी ठंड होगी तो उसको थ्रोट और कान की दिक्कत होगी ही होगी। सो दिस बॉय was given Kalikar, and after Kalikar what happened was कि चलो आई कांटेक्ट तो हुआ उसका डेवलप, कमांड फॉलोइंग वगैरह वो सब, उसका जो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, इट इज क्वाइट गुड नाउ, बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन उसके जो कंपल्सिव बिहेवियर्स थे कई, उनमें भी आराम आना शुरू हो गया। ये वाला तो खास करके जो स्कूल वाला था, कोई जगह चेंज, लेकिन और भी थे उसके कंपल्सिव बिहेवियर्स। खाना एक ही प्लेट में खाता था, सब्जी वैसे ही रखी होनी चाहिए, चम्मच वही होना चाहिए जिसके साथ। तो ऐसे बहुत सारे उसके कंपल्सिव बिहेवियर थे या कंपल्सिव एक्शन थे जो करता रहता था। एंड ठीक है, उसमें होते हैं ऑटिज्म में कंपल्सिव कोई ना कोई, हम मोनोमेनिया या ऐसा कुछ बोल देते हैं उसको भी, एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा है। उन सब में आराम आना शुरू हो गया, एंड ही हैज बिकम क्वाइट एक्टिव इंटेलेक्चुअली। कुछ सिखाते हैं सीख जाता है बहुत जल्दी, अभी अपने आप सीखने लगा है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस था यूजिंग कालिकार इन द केसेस ऑफ ऑटिज्म। तो उसमें जो हमें एक चीज समझ में आई इसके बाद, ठीक है ना, इसके बारे में कॉमनली लिखा जाता है अबाउट द रिजिडिटी ऑफ द कालिकार पेशेंट्स। डॉक्टर विठलकस इसको एक वर्ड यूज करते हैं, एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटीज, ठीक है। एक अपने फिजियो हमारे इन द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी देयर इज अ पर्सनैलिटी जो डिस्क्राइब की जाती है एनल रिटेंटिव, ठीक है ना। द पीपल want everything to be very proper, done in a proper way। छोटी छोटी चीज को उनको एक प्रॉपरनेस चाहिए होती है, तो वो चीज हमें कालिकार में देखने को मिलती है कि प्रॉपरनेस चाहिए, एक कंपल्शन हो जाती है प्रॉपरनेस के लिए, सही ढंग से। एंड दे हैव एक्सेसिव कंट्रोल ओवर रूटीन बिहेवियर एंड इमोशंस।
इवन जो एडल्ट्स हैं या जो नॉर्मल लोग हैं विच आर कालिका पर्सनैलिटीज, यू विल सी एक्सेसिव कंट्रोल ओवर देयर बिहेवियर्स एंड इमोशंस। इमोशंस बहुत कंट्रोल में। हंसना कितना है उतना ही हंसना है बस, रिएक्शन कितना दिखाना है उतना ही दिखाना है बस, ठीक है ना। सो वेरी कंट्रोल ओवर, वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर द डर के ऊपर, एंजाइटी के ऊपर बहुत एक्सेसिव कंट्रोल होता है उनका, ओवर देयर रूटीन्स। डॉगमेटिक होते हैं, दे टेंड टू फॉलो सेट ऑफ रूल्स नो मैटर व्हाट, ठीक है ना। जो मर्जी हो जाए, जो रूल है उसके हिसाब से ही चलना है। इसीलिए फिर जनरली ऑनेस्ट भी होते हैं, लॉ अबाइडिंग लगते हैं जी, कानून के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, लेकिन अंदर डरे होते हैं कि अगर इधर उधर कर दिया तो क्या होगा, उसका फिर कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे, ठीक है ना। सो एक बिहेवियर बन जाता है उनका डॉगमेटिक भी, जो है सिंपल सा है, अभी लाल बत्ती पे खड़े होना है तो चाहे रात का 1 बजे 2 बजे, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, खड़े होना है हमें, इतनी देर तक वो हरी नहीं हो जाती, चाहे वो बत्ती लाल पे खराब ही हो जाए, वो इंसान हिलेगा नहीं वहां से, ठीक है ना। सो दे बिकम सो this thing so rigid about rules and regulations and this thing, okay? Another rigidity is seen in their mental picture। कोई भी कैसी भी एडवाइस है, यार ऐसे कर लो, आप वैसे क्यों नहीं कर लेते, आप ये चीज क्यों नहीं कर ले, वो उसको बहुत गुस्सा आता है उससे। उसको सबसे ज्यादा नफरत होती है उन लोगों से जो सलाह देते हैं, और लोगों की आदत है देने की, इसीलिए इसको जनरली लोग अच्छे नहीं लगते, बिकॉज वो एक जो उसका सेट है, आइडियाज का सेट है, एक मेंटल मेकअप है, वो उसमें कुछ ना कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। बदलना ही तो पसंद नहीं उसको, एवर्जन टू चेंज, बदलना ही तो पसंद नहीं है, ठीक है ना। अपनी मेंटेलिटी में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने रूटीन में, खाने में, आदतों में, कपड़े पहनने में, वो नहीं पसंद करते भी कोई चेंज हो। अगर वो पिछले 20 साल से एक शर्ट पैंट डालने की उसकी रूटीन ये बनी हुई आदत, वो ही डालेगा, शर्ट और पैंट, चाहे वो ऑफिस जा रहा है, चाहे वो शादी में जा रहा है, चाहे वो सैर करने, आपको बड़े लोग देखेंगे सैर करने जाते सुबह शर्ट पैंट में जाते हैं, वो वैसे ही रहेंगे, वो ही डालेंगे वो, ठीक है ना। उनको देख के ऐसे लगता है कि दे डोंट हैव एडजस्टमेंट ट्रेट इन देम, उनमें एडजस्टमेंट करने का जो एक ट्रेट है, कोई जीन है जहां से एक इंफॉर्मेशन आती है कि एडजस्ट कर लो, फिजिकली मेंटली किसी चीज को एडजस्ट कर लो, उनसे होता नहीं। अनदर थिंग इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस अगेन, ये भी एक रिजिडिटी है आइडिया का। क्या रिजिडिटी है, कि मुझे को कुछ है, ये आइडिया भी सख्त हो गया है, मेरे को कोई ना कोई बीमारी है। दे आर ऑलवेज fearful, afraid that something wrong is going about their health, कुछ ना कुछ तो है which no doctor is able to identify, कोई भी डॉक्टर इसको ढूंढ नहीं पा रहा, इसको देख ही नहीं पा रहा, इसको पकड़ ही नहीं पा रहा। even if the tests come up to be normal, they feel hopeless, hopeless हो जाते हैं उसके बाद, कुछ नहीं आया, मतलब यहाँ पे भी नहीं ढूंढ पाया मैं बीमारी को, and would say what a shame nothing came up in the tests। हे भगवान, इसमें भी कुछ नहीं आया। आते पेशेंट कुछ रिपोर्ट लेके आएंगे, डॉक्टर इसमें कुछ आया ही नहीं, इतने उदास, कुछ आया ही नहीं। उनको ये लगता है भाई अगर कुछ नहीं आया इसका मतलब पता नहीं लगेगा बीमारी का, पता नहीं लगा तो इलाज कैसे होगा उसका। उनको समझाना पड़ता है भी आपका कोई शरीर नहीं बीमार, आप बीमार हो, दवाई की आपको जरूरत है। समझ को फिर नहीं आती, वो अलग बात है, ठीक है ना। बट अगेन देयर विल बी दिस रिजिडिटी इन देम। द नेक्स्ट थिंग इज, अब चलो
वो तो है, एक रिजिडिटी तो है, लेकिन उसका एक थोड़ा सा सोशली पॉजिटिव ट्रेट ये भी है कि वो रिजिडिटी इसकी कंसाइंस में भी है। ठीक है, जैसे हमने ऑनेस्टी के बारे में बोला, सोशली पॉजिटिव ट्रेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि है तो इसकी बीमारी का पार्ट ही है, लेकिन सोशली लोगों को लगता भी अच्छी चीज है तो बीमारी है वो। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी होता है। घर पे कोई बीमार है, वाइफ है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। अब देखो दो चीजें हैं, वो भी ड्यूटी है इसकी, ठीक है ना, वो भी तो ड्यूटी है, वाइफ की केयर करना है, उसको लेके जाना है। दूसरी तरफ उसको ऑफिस पहुंचना है 10 बजे। अब काली कार क्या करे, दोनों ही उसकी ड्यूटीज हैं, दोनों ही उसकी हैं। वो वाइफ को लेके जाएगा डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, अगर कोई और नहीं है, उसका कुछ हो नहीं रहा, लेकिन झगड़ता ही लेके जाएगा उसको, रास्ते में लड़ता ही जाएगा उसके साथ। वाइफ भगवान को मांगे, इससे अच्छा तो मैं इसको लेके ही ना आती, के लिए आ जाती। लेके भी जाएगा, ये नहीं लेके जाएगा, लेकिन क्योंकि उसको एक दिमाग में है कि मेरा रूटीन खराब हो गया इसकी वजह से, तो झगड़ा भी करेगा। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी सेंस है, इसको और कौन लेके जाएगा, वो भी लेके भी जाना है। तो दिस इज हाउ दे फील कन्फ्लिक्टेड व्हेन देयर इज सम चेंज इन देयर रूटीन। रूटीन था बना हुआ, सुबह जाना 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, ये करना है वो करना है, आना है शाम को 5 बजे अपना घर पे ये करना है, फिर वो करना है, एक रूटीन है मेरा सेट। जब उसे इधर उधर जाना पड़ता है उसको होती है घबराहट, एकोमोडेट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। उस एडजस्टमेंट में उसको होता है मैं कैसे करूंगा, ये सब कैसे कर लूंगा मैं। वो घबराहट में फिर गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, बिकॉज फियर एंड एंगर वो एक ही सिक्के के दो चीजें हैं। आप मोस्टली देखो घर में जो मदर्स हैं उनको बच्चे को लेके घबराहट होती है, भी खाना नहीं खाता, हेल्थ को लेके एंजाइटी, जो कि गुस्से में तब्दील हो जाती है, डांट में तब्दील हो जाती है, तू खाना नहीं खाता, है तो एंजाइटी ही है, बट वो तब्दील हो जाती है गुस्से में। ठीक है ना। सो देर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरीज ऑन विद स्ट्रॉन्ग कंसाइंस, वेरी कंसेंशियस अबाउट ट्रिपल, छोटी छोटी चीजें हैं उनके लिए बड़े कंसेंशियस रहते हैं। ठीक है ना, ऐसे लोग नहीं होते जो बच्चे की फीस भरने में लेट हो गए, भूल गए, ऐसे लोग काली नहीं होते। बड़ा पर्टिकुलर है, 2 तारीख को फीस भरनी है, 2 को फीस भरी जाएगी, 5 को ये होना, 5 तारीख को ये हो जाएगा। इट इज जस्ट लाइक अ क्लॉक वर्क, जब जो होना है तब वो हो जाएगा। ठीक है ना। सो यू विल सी द प्रॉपरनेस इन देम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉपरनेस होती है उनके वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है ना। और उनको ऐसी चीजें अच्छी भी नहीं लगती जो प्रॉपरली ना की जाए। गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलानी है, ड्राइवर रख लिया, अगर वो ड्राइवर गाड़ी को प्रॉपर ढंग से नहीं चलाता, कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक दबानी है, कब रेस देनी है, काली कार से वो सहन नहीं होता, वो नहीं सहन होता उससे। ठीक है ना। दे कीप देयर थिंग्स टाइडी, अपनी चीज़ों को साफ सुथरा अच्छे ढंग से, फास्टिडियस होते हैं, चीज़ों को ठीक अच्छे से रखते हैं। अगर आसपास के लोग उसको अच्छे से नहीं रखते, वो भी लड़ाई का कारण बन जाता है इनके। हमारे एक रिलेटिव है, उनके घर में जब घर बना था, जहां जहां जो जो चीजें रख दी गई, वो आज तक वहां वहां वैसे वैसे पड़ी हैं। हाँ, चलो जो कुछ टूट गया उसको तो बदलना पड़ता है, ठीक है ना, लेकिन जो जो जहां जहां जैसे जैसे लग गया, रखा गया, पड़, वो वैसे ही पड़ा है। जो फोटो जो वे जहाँ पे है वो वहीं पे है, वो आज तक चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना। सो
you see these characters in the personality of the काली कार पेशेंट. एक रिजिडिटी उनके कोर में रन कर रही है अलग अलग बिहेवियर्स में, ठीक है ना. दिस बिकम्स अ कोर ऑफ काली कार, दिस रिजिड बिहेवियर. एक रिजिड माइंड, एक रिजिड आइडियाज, ये उसके कोर का एक पार्ट बन जाते हैं और वो रन करते हैं उसके अलग अलग बिहेवियर में, जब आप देखोगे बैठ के. ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का जो सेशन है उसको एंड करते हैं. कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप भेज दीजिएगा, उसको नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, ठीक है. सबको गुड नाइट, नमस्ते. मिलते हैं फिर से 15 दिनों के बाद. ऑर्गेनाइज आगे करेंगे और नया टॉपिक जो है हमारा उसको डिस्कस किया जाएगा. ठीक है जी, चलो, थैंक यू.